ओके, थैंक यू। श्री अविनाश राय खन्ना। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं रेल मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस ढंग से उन्होंने इस बजट को जनता के लिए पेश किया है, उसके लिए रेल मंत्री और उनका स्टाफ जिन्होंने बजट बनवाया है उनको बधाई। दूसरी बधाई मैं देता हूं कि भारतीय रेलवे में एशिया की पहली महिला पायलट जो है वो भारतीय रेलवे में है। उसके लिए भी रेल मंत्री जी आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं अपना भाषण शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहता हूं। जब हम एयर इंडिया के जहाज़ में जाते हैं तो जहाज़ में एंट्री करते एक बहुत अच्छा दृश्य हमें मिलता है कि हर जहाज़ के ऊपर भारत का झंडा बना हुआ है। तो मैं रेलवे मंत्री से निवेदन करूंगा कि अगर हर इंजन के ऊपर भारत का जो झंडा बन जाए तो एक बहुत बड़ा मैसेज सारे देश में जा सकता है कि भारत को उस झंडे को देखकर 65,000 किलोमीटर का सफ़र जो रेलवे तय करती है, 19,000 ट्रेन जो सारे देश में चलती है और 8 बिलियन पैसेंजर जो डेली इस रेलवे से ट्रैवल करते हैं, वो गौरव से उनका मन जो है सिर जो ऊंचा होगा जब वो भारत का झंडा जो है वो रेलवे के इंजन के ऊपर देखेंगे। अब बात रही कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भारतीय रेल है उसका कितना नंबर है, क्या स्टेटस है। मैंने पहले 10 देशों का एक अध्ययन किया तो मुझे लगा कि भारतीय रेलवे जो है वो किलोमीटर के हिसाब से जितनी कनेक्टिविटी है वो चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर यूएसए आता है जिसके पास 2.5 लाख किलोमीटर रेलवे नेटवर्क है और 80% उसमें वो फ्रेट ट्रेन के रूप में यूज होता है। और चाइना के पास 1 लाख किलोमीटर नेटवर्क है, रशिया के पास 85,500 किलोमीटर का नेटवर्क है और इंडिया के पास 65,000 किलोमीटर का नेटवर्क है। और कनाडा 48,000, जर्मन 41,000, ऑस्ट्रेलिया 40,000, अर्जेंटीना 36,000, फ्रांस 29,000 और ब्रिटेन 28,000। सो मेरा कहने का मतलब कि रेलवे का नेटवर्क अगर देखा जाए तो जो बहुत डेवलप कंट्रीज हैं उसके कंपैरिजन में हमारा नेटवर्क अच्छा है। और हमें खुशी इस बात की है कि नेटवर्क होने के इतना होने के बावजूद हमारा जो पैसेंजर को लेने का वर्ल्ड वाइड वो हम 1 नंबर पे हैं। 8 बिलियन जो पैसेंजर हैं वो डेली ट्रैवल करते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क एक काम करती है इंडियन रेलवे। और 19,000 ट्रेन्स का हमारे पास एक वो है जिसमें से 12,000 पैसेंजर ट्रेन और 7,000 जो है वो फ्रेट ट्रेन जो है हमारे चलती हैं। मैं रेलवे परिवार की अगर बात करूं तो रेलवे का बहुत बड़ा परिवार है और यही कारण है कि एक रेलवे ही ऐसा विभाग है, डिपार्टमेंट है जिसका अपना एक अलग से बजट जो है वो पेश होता है। जो अगर पीएसयू की बात करें तो रेलवे के 16 पीएसयू हैं, जिनमें से 2 पीएसयू जो हैं वो मिनी रत्नावी उनको कहा गया है। RITS, IRCON, CRIS, IRFS, CON, COR, CRCL, RCIL, RCTC, IRCTC, PRCL, RVNL, RLDA, DF, CCIC, MRVC, VWEL, VSCL, BCL। सो इतना बड़ा नेटवर्क, इतने बड़े पीएसयू, कितने लोगों को ये रेलवे रोजगार देती है, अगर उसका हम अंदाजा लगाएं तो रेलवे का बहुत बड़ा ए और बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास में जितने एम्प्लॉयज हैं उनको कितनी बड़ी सैलरी मिलती है, ये भी एक नए अनुभव की बात है। कितना खर्चा जो है वो रेलवे अपने एम्प्लॉयज के ऊपर करती है। उसके साथ साथ जो एससी और एसटी का कोटा है उसको भी रेलवे जो है वो पूरा करने की, उसको मैचिंग करने की भी कोशिश करती है। इसके अलावा रेलवे के अपने हॉस्पिटल, रेलवे के अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रेलवे के अपने स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं। और मुझे खुशी है जब मैं पढ़ रहा था रेलवे के बारे में कि 4 ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको
अर्जना अवार्ड भी मिला है, वो रेलवे के कर्मचारी है। सो एक ऐसा दृश्य रेलवे ने पेश किया है जिसको देखकर हर भारतवासी अपने आप को गौरव महसूस करता है। रेलवे चलती कैसे है और कंज्यूमर के साथ इसका संबंध क्या है, उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड भी बने हुए हैं। बेटर रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट और यूजर के लिए जैसे येड RUCC, DRUCC, KRUCC एक्सेट्रा। उसके अलावा पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी और कंसल्टेटिव कमेटी। लेकिन मंत्री जी, मैं एक आपसे निवेदन करूंगा कि आपने ये सलाहकार समितियां तो डिवीजन लेवल पर और जोनल लेवल पर बना दी, लेकिन इसके मेंबर भी हम लोग नॉमिनेट करते हैं, आप भी करते हो, लेकिन जितना फायदा इन कमेटियों का रेलवे आम पैसेंजर, आम यूजर, रेलवे यूजर की सलाह लेकर कर सकती है, उसका फायदा नहीं ले रहे। एक आधी इंट्रोडक्टरी मीटिंग होती है, उसके बाद मेंबर 2 साल सोचता है कब रेलवे के कर्मचारी उनको बुलाएंगे। सिर्फ एक फ्री पास आता है, वो पंजाब अगर होशियारपुर का बना दिया तो फिरोजपुर में जाके वो अपनी एक बार चाय पी के आ जाता है। तो मेरा यहाँ आपको रिक्वेस्ट है कि जो आपने एडवाइजरी बोर्ड बनाए हैं उनकी रेगुलर मीटिंग्स कीजिए। कारण क्या है कि जो लोग रोज घूमते हैं लोगों में, उनको मालूम होता है कि क्या समस्या है, उसका हल क्या है। तो इन मीटिंग्स जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप रेगुलर कीजिए। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, आपका इस बार फोकस जो रहा वो कमर्शियल ना होकर एक सोशल फोकस रहा। मैंने जब रेलवे का बजट सुना और पढ़ा, मैं हैरान था कि आपने बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी से इस चीज को अध्ययन किया कि जो लोअर बर्थ है वो एक बुजुर्ग आदमी को या एक डिसेबल्ड आदमी को या एक प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाए। उसके कारण एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लोगों को लगती है कि रेलवे इस बात का ध्यान जो है वो करती है। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। एक बार मैं अमृतसर से दिल्ली आ रहा था, तो मेरे पास 2 सीटें थी नीचे वाली। तो एक आदमी जलंधर से चढ़ा, वो थोड़ा सा डिसेबल्ड भी था और उसका शरीर भी काफ़ी भारा था। वो जलंधर से लेकर लुधियाना तक 6 बार कमरे में आया, कूपे में आया, लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ सका। तो मैंने उसको पूछा कारण क्या है। कहता जी मैं डिफिकल्टी फील कर रहा हूं कि मैं ऊपर के बर्थ पर नहीं सो सकता। तो उस समय मेरे ध्यान में आया कि ऐसे लोगों के लिए अगर रिजर्वेशन ही निचले वर्ग की हो तो अच्छा होगा। फिर मैंने अपने कंपेनियन को कहा कि आप ऊपर सो जाइए और इस आदमी को नीचे सो जाइए, तब वो अपना जाकर सफर जो है वो पूरा कर सका। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि इतना बड़ा प्रवाद जो मैंने डिस्कस किया है, लेकिन अगर इसकी एफिशिएंसी जो है वो दिन पर दिन कम होगी तो जो अपने सपने हैं, अपने बजट में दिखाए हैं, जो आम जनता समझती है, देख रही है, उसको पूरा करने के लिए आपका जो स्टाफ है उसका बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मुझे किसी डेलीगेशन के साथ जापान जाने का मौका मिला। टोक्यो में हमारी मीटिंग थी। कुछ समय था तो मन में एक बात आई कि बुलेट ट्रेन का भी यहाँ पर एक राइड ली जाए। तो जापान में इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, तो हमने होटल से कुछ वर्ड जो हैं, कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, वो हमने लिखवा लिए। तो अब रेलवे स्टेशन पे गए, सबसे पहले काम था टिकट खरीदने का। जब टिकट खरीदी तो हम 6 लोग थे, तो टिकट खरीदने पर खिड़की पे गए तो उस बच्ची एक जो टिकट बेच रही थी उसने कहा कि सर आप देखिए, आपका जो सफ़र है वो आधे घंटे का है, आप फर्स्ट क्लास में पैसे मत बर्बाद कीजिए, ये किराया फर्स्ट और सेकंड का बहुत अंतर है, आपको वही फैसिलिटी सेकंड में मिलेंगी जो फर्स्ट में है, लेकिन अगर दूर जाना होता तो आप फर्स्ट में चले जाते। लेकिन मैंने सबने बात की, नहीं हम फर्स्ट में जाएंगे। फर्स्ट क्लास में गए तो जहां जाना था उतर गए। तो अब जो साइन बोर्ड थे वो सारे जापानी में थे, कहां से कहां जाना है, नीचे उतरना है, फिर दोबारा ट्रेन पकड़नी है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अचानक एक सिक्योरिटी ऑफिसर, उसके जो ड्रेस थी पता लगा कि ये सिक्योरिटी ऑफिसर है, हम उसके पास गए। उसको भी इंग्लिश नहीं आती थी, उसने हमें भगाया नहीं, अगर जहां ये सीन होता तो शायद हमें वो भगा देता। तो उसने कहा कि इशारा किया कि मेरे पीछे चलिए, हम उसके पीछे चले गए। तो एक ऑफिसर के कमरे में लेकर वो हमें गया, तो उसने इंग्लिश में हमसे बात समझी और जापानी में उस लड़के को समझाई। फिर वो लड़का हमें बाहर लेके आया, हमारी 6 टिकटें उसने परचेज करवाई और जहां से स्टेशन से गाड़ी जानी थी वहां छोड़ के आया। वही नहीं छोड़ के आया, जहां डब्बा आना था वहां तक छोड़ के आया। तो मैं सारे उस घटना को जब याद करता हूं, क्या ये कल्चर हमारे हिंदुस्तान में नहीं आ सकता?
क्या हमारे लोग, हमारे अधिकारी अच्छी तरह अपने लोगों से, पैसेंजर से, जिसके पैसे से वो तनख्वाह लेते हैं, उससे अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते? अगर ये बात वर्क कल्चर में आ जाए कि पैसेंजर के साथ जो हमारा अन्नदाता है, इनफैक्ट पैसेंजर जो है वो अन्नदाता है, उसके सफर करने के कारण जो रेलवे को पैसा मिलता है उसकी तनख्वाह जो है वो रेलवे के कर्मचारी को मिलती है। अगर ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी कर्मचारियों में आ जाए तो जो सपना माननीय रेल मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री लेते हैं कि मैं इस देश को कैसा बनाना चाहता हूं, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारा हो सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अब कंप्लेंट बुक है, बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं, तो उनके मन में यही रहता है कि हमने अपनी ग्रीवेंसेस लिख दी, लेकिन इसके ऊपर एक्शन होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं है। अगर कंप्लेंट बुक डेली या हफ्ते में एक बार पढ़ी जाए, जिसने कंप्लेंट की है उसको उसका एक्शन रिपोर्ट किया जाए, उससे भी मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा विश्वास जो है वो रेलवे के ऊपर बनेगा। सेफ्टी के बारे में बहुत सी बातें हुई हैं, मैं धन्यवाद करता हूं, और जो आंकड़े हैं वो भी बताते हैं। 59 मिनट पड़े नहीं हमारे, 5 जने हैं इसलिए 12 मिनट। मैं 5-10 मिनट 11 हो गए ना, 51 थे, 40 मिनट रह गए। तो सेफ्टी मेजर के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो बेशक एक्सीडेंट रेट बहुत कम हुआ है, लेकिन उसके लिए हमें और प्रयास जो है वो करने चाहिए। आपने कॉर्पोरेट सेफ्टी प्लान जो बनाया है उसमें पैसेंजर सेफ्टी, रोड यूजर सेफ्टी, क्वांटिटेटिव रिडक्शन इन एक्सीडेंट, इंप्रूविंग एसेट एंड रेबिलिटी, प्रमोट रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, इस सब को जोड़ा है। लेकिन बात तभी आएगी जब हम अपना वर्क कल्चर है जो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। एक मैं बात आपसे ऑफ करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, मेरे पास एक न्यूज आइटम है। जलंधर में कल मेरे शहर का एक लड़का अपने फादर के साथ जलंधर गया, वहां से वापस आ रहे थे तो होशियारपुर रोड पर, टांडा रोड कहते हैं उसे, वहां पर फाटक लगा हुआ था। दोनों बाप बेटा गाड़ी में बैठे इंतजार कर रहे थे कि फाटक खुलेगा तो हम आगे जाएंगे। तो अचानक क्या देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल के ऊपर 3 लोग जो है वो ट्रैक को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो डेफिनेटली लेडी, एक जो महिला है वो मर जाएगी। दोनों बाप बेटा उठे, गाड़ी से भागे और उन्होंने उस महिला को बचा लिया। उस बचाते बचाते महिला तो बच गई, लेकिन जो लड़के का फादर था उसका पैर ट्रैक में आ गया, उसके काफी चोट आई। जो लड़का था उसने उस गाड़ी को नोटिस नहीं किया, वो गाड़ी उसको उड़ा के ले गई, वो लड़के की डेथ हो गई। तो मैं चाहूंगा, उसका नाम गौतम है, 12वीं पढ़ता है और साथ साथ बहुत गरीब परिवार से है, और उसको वो अपने फादर के साथ ड्राइविंग भी सीख रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि उस बच्चे को और उसके पिता को एक अवार्ड जो है वो ऑनर करना चाहिए और कैश प्राइज जो है वो देना चाहिए। मैं ये आपको निवेदन करूंगा। अगर उसके घर में मैं देख के आया हूं, उसके घर में जाके भी आया हूं, बहुत गरीबी है उस घर में, उनके अफसोस करने के भी लिए वो किसी के घर में बैठे हुए थे। कुछ बातें मैं अपने प्रदेश के लिए आपसे मांगना चाहता हूं। आपने मेरे जिले में काफी कुछ दिया, लेकिन बहुत पुरानी डिमांड है हमारी कि अमृतसर से अनंतपुर साहब, जैसे बहुत साथियों ने कहा कि रेलवे को एक, अगर हम धार्मिक सर्किट को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे बेहतरीन सर्किट है अमृतसर टू अनंतपुर साहब। उसके ऊपर सर्वे भी हो चुका है। सर्वे होने के बाद अफसोस की बात है, इतना धार्मिक स्थान जो दुनिया में सब, कोई भी दुनिया का आदमी अमृतसर में जाता है तो सबसे पहले हरमंदिर साहब में जाता है, अनंतपुर साहब जाता है तो केशगढ़ साहब में जाता है। इसका सिर्फ इसलिए जवाब दे दिया कि पहले स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना 50% कंट्रीब्यूट करे। आपके, हमारी सरकार की बात नहीं है, यूपी की गवर्नमेंट की मैं बात करता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारे सारे पंजाबियों की भावना को देखते हुए इस रेलवे जो है इसकी कनेक्टिविटी जो है इसको हाँ, सिर्फ 30 किलोमीटर सर्वे हो गया, सब कुछ हो गया, इसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं एक आपको और सुझाव देना चाहता हूं। पंजाब में थर्मल प्लांट बठिंडा और उसमें है रोपड़ में, और
लकीली NFL की जो फैक्ट्रीज है वो भी वहीं है। नंगल में NFL की फैक्ट्री है और बठिंडा में है। जो ट्रैक आपका कोला लेके जाता है वो खाली वापस आता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इसको वाइबल बनाना हो तो सिर्फ आपको 20 किलोमीटर आगे जाना होगा और NFL के खाद को उसी ट्रैक में लाना होगा। आपका खर्चा भी कम होगा और आमदनी भी बढ़ सकती है। एक लास्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने चिट्ठी भी लिखी है, जो राजपुरा का थर्मल प्लांट है उसका कोला मंडी गोविंदगढ़ में जाके अनलोड होता है। वहां पर इतना पोल्यूशन फैल चुका है, लोग बीमार हो चुके हैं। पोल्यूशन बोर्ड ने सर्टिफिकेट देकर एक्शन लेने की बात कही है कि अनलोडिंग जो है ये यहां बंद हो। मंडी गोविंदगढ़ के सभी लोग वहां पर बीमार हो चुके हैं। तो मेरा निवेदन है कि राजपुरा थर्मल प्लांट में जाने वाला कोला राजपुरा थर्मल प्लांट में ही रेलवे लाइन जो प्रपोज्ड है उसको बनाकर इसको जो है पूरा किया जाए। एक लास्ट पॉइंट, रोपड़ का जो प्लेटफार्म है, एक प्लेटफार्म तो पिछली बार मैंने यहाँ शोर मचाया, जन शताब्दी चलवाई तो ठीक हो गया, लेकिन दूसरा प्लेटफार्म इतना नीचे है कि कोई बुजुर्ग आदमी उस के ऊपर चढ़ नहीं सकता चल रहा है खराब गाड़ी में, तो कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। Thank उस you. प्लेटफार्म को जो है थैंक यू वेरी मच। आप बनवाइए और मैं रेल मंत्री जी फिर आपका धन्यवाद करता हूं। और एक लास्ट, मेरे पास अखिल भारतीय रेल खान पान लाइसेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने एक मेमोरेंडम दिया है, कृपया इन लोगों का भी ध्यान कीजिए। ये भी रेलवे का हिस्सा हैं, लोगों धन्यवाद, की thank सेवा करते हैं। नीरज और शेखर। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेडन है पहली बार संरक्षण चाहूंगा उपसभापति। मेडन 20 मिनट 25 मिनट संघर्ष राज्यसभा में ऐसे तो आपका 11 मिनट है और आप 5 मिनट और ले लें। 20 मिनट तो है ही है सर। मेडन स्पीच का चलिए 20। आप शुरू तो करिए। जी सभापति जी, आप धन्यवाद शुरू तो करिए। धन्यवाद सभापति जी। सर, मैं आपके माध्यम से कुछ बातें रेल मंत्री जी से कहना चाहूंगा। मैं सबसे पहले कुछ कहने से पहले गांधी जी की बात कहना चाहूंगा। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ में तीसरे श्रेणी में जो लोग चलते थे उनकी बात कही है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में, उस आदमी का बड़प्पन इसीलिए पता चलता है महात्मा गांधी जी का, कि अपनी आत्मकथा में तीसरी श्रेणी में चलने वालों की जो तकलीफ है उसको उन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि मैं खुद चढ़ने जा रहा था तीसरी श्रेणी में चढ़ने, तो उनको कितनी तकलीफें डब्बे में चढ़ने से लेकर जो सुविधाएं तीसरी श्रेणी में होती है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। और 80 साल पहले उन्होंने वो किताब लिखी थी। आज अगर आप जनरल कंपार्टमेंट में चढ़ने जाएंगे तो वही स्थिति है। वैसे ही गरीब व्यक्ति को लाइन में लगना पड़ता है, उसको टिकट खरीदने में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। जब वो डब्बे में चढ़ने जा रहा होता है तो आप कल्पना नहीं कर सकते उसके साथ कैसा व्यवहार आरपीएफ के लोग करते हैं। लाइन में खड़ा होता है, डंडे से मारा जाता है उसको। मुझे बहुत खुशी है कि जनरल बोगी जो बढ़ाने की बात मैंने मंत्री जी से कही थी उसको उन्होंने स्वीकार किया और 2 डब्बे बढ़ाने की बात कही है, लेकिन इससे समस्या हल नहीं होती है। मैं चाहूंगा, पता नहीं आपके रेलवे बोर्ड के लोग यहाँ बैठे हैं कि नहीं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि वो लोग जाके जनरल बोगी में एक बार चढ़कर तो देखें कि उसमें एक साधारण व्यक्ति कैसे यात्रा करता है। दोनों मंत्री जी जो रेल राज्य मंत्री हैं बैठे हुए हैं, मनोज सिन्हा जी, ये भी जमीनी नेता हैं और प्रभु जी भी जमीनी नेता हैं, ये लोग जानते हैं। लेकिन रेलवे बोर्ड के लोग जो अधिकारी हैं ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं चाहूंगा दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक जो चढ़ के एक बार देखें कि कैसी स्थिति में वो लोग रेल यात्रा करते हैं। हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, 60,000 करोड़ रुपए तो अभी कह रहे हैं, पता नहीं अभी तो अलाइनमेंट और क्या क्या चल रहा है, 1 साल में अभी तक ये भी नहीं तय हो पाएगी कैसे बनेगी। 60,000 करोड़ रुपए उसके लिए हम लोग खर्च करने के लिए तैयार हैं। हम लोग तो आज तक तय नहीं कर पाया आजादी के बाद कि हमारी प्राथमिकता क्या है। पहले सुविधा तो दे दीजिए लोगों को चलने के लिए ट्रेन में, उसके बाद बुलेट ट्रेन लाइएगा। बुलेट ट्रेन के खिलाफ नहीं हूं मैं, होना चाहिए यहाँ पर भी, लेकिन पहले ट्रेन तो चल ले। औसत जो हम लोग की रेल की रफ्तार है वो 55 किलोमीटर या 70 किलोमीटर है और हम लोग बुलेट ट्रेन लाने का सपना देख रहे हैं।
पहले उन ट्रेनों को 110 तक तो लाई जो आप 130 किलोमीटर लिखा है। औसत क्या है आपके रेल की रफ्तार? राजधानी कितने पे औसत पे चलती है? आप जो इन पटरियों पे कह रहे हैं 200 किलोमीटर, ये पटरियां उखड़ जाएंगी। हम लोग को अपनी प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी पहले कि हम लोग क्या चाहते हैं। हम अपने लोगों को सुविधा देने, 50% से ज्यादा लोग जनरल कंपार्टमेंट में चलते हैं। कभी जाके देखिए, बाथरूम में बैठते हैं लोग, बाथरूम के अंदर बैठते हैं, जो दरवाजे होते हैं उसके ऊपर बैठते हैं, इंजन पे बैठते, वो तो अलग चीज है। गैप में बैठते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूं मंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी, पहले ये देखिए कि आप पहले ही हम लोग बात कर रहे हैं कि बुलेट ट्रेन लाएंगे, 60,000 करोड़ रुपए आएंगे कहां से? पूरा बजट 1 लाख करोड़ का है। और एक आपका सपना हो सकता है, मैं जानता हूं प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि बुलेट ट्रेन चले अहमदाबाद से बंबई तक, लेकिन यह कैसे तय होगा कि अहमदाबाद से बंबई क्यों चले? जो सबसे ज्यादा बिजी रूट है उस पे चले, जहां सबसे ज्यादा यात्री सफर करते हैं उस रूट पे चले। पहले वो पता करिए कि कहां पे सबसे ज्यादा यात्री चलते हैं। अहमदाबाद से और बंबई में कोई चले ना, और वहां बना दिया जाए। अहमदाबाद से नागपुर ट्रेन बनाई जाए, ये पहले आप तय करिए। आप जानते हैं, मनोज जी को मुझे क्या बताना नहीं है, दिल्ली से और हावड़ा तक जो ट्रेनें चलती हैं उनकी क्या हालत है, कितने जो ट्रेनें चलती हैं बक्सर होते हुए उनकी क्या हालत है, कितने लोग वहां पे चलते हैं, ये सबसे पहले जरूरी है। अभी बात हो रही थी कि हम लोग, मैं जो चीजें हैं जरूरी लोगों की वही बात करूंगा। खान पीन की बात हो रही है कि हम लोग अच्छा खाना देंगे, इसीलिए आप लोगों ने जब आते ही आप लोगों ने 15% बढ़ा दिया रेल किराया 15% बढ़ा था आपके आते ही, और ये कहा गया था कि सुरक्षा के लिए खर्च किया जाएगा, सेफ्टी के लिए खर्च किया जाएगा, अच्छा खाना पीना आपको मिलेगा, अच्छा बेडरोल मिलेगा। कहां है वो? अभी एक टीवी चैनल ने दिखाया, शायद इंडिया टीवी था, इंडिया टीवी ने दिखाया 14 ट्रेनों का पेंट्री कार दिखाई। अगर जिन लोगों ने वो कार्यक्रम देखा होगा, अगर देखेंगे तो खाना, कभी ट्रेन में खाना बंद कर देंगे। मेरी पत्नी हमेशा मुझसे कहती है कि जब आप ट्रेन में जाया करिए अपना खाना लेके जाया करिए। मैं हमेशा मना करता हूं कि मैं चाहता हूं कि जैसे और लोग चलते हैं हम लोग भी ट्रेन का खाना खा के देखें। मैं देख रहा हूं पिछले 1 साल में तो और गिरावट आई है। मेरे को तो ये लगता है कि जहां का रेल मंत्री होता है उस ट्रेन ज्यादा ठीक रहती है। पटना राजधानी से हम लोग चलते हैं, उसमें खाना पहले अच्छा था जब लालू जी थे, अब महाराष्ट्र के आ गए हैं मंत्री, तो हो सकता है महाराष्ट्र जो ट्रेन जाती होंगी वहां खाना अच्छा होता होगा। जो हाल पटना राजधानी का है, लखनऊ मेल हम लोग की ट्रेन है जो हम लोग के प्रदेश में चलती है, सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन है लखनऊ मेल, वैशाली, सारे जानते हैं, माननीय मंत्री जी को बताना नहीं है, लेकिन वो ट्रेन आज, और पटना राजधानी हर रोज लेट होती है। आज भी लेट थी पटना राजधानी, लखनऊ मेल आज 2.5 घंटा लेट थी। वैशाली, ये सारी ट्रेनें क्यों लेट हो रही हैं? ये प्राथमिकता तय इसलिए होती है कि जहां के मंत्री हो वहां ट्रेन समय पे चलेगी, कि इससे प्राथमिकता तय होगी कि जहां ज्यादा यात्री चलते हैं वहां पे ट्रेन चलेगी। पहले हम लोगों को रेलवे लाइन नहीं बनानी चाहिए, लाइन और बिछानी चाहिए। मेरे ख्याल से इस बजट में बस 200 किलोमीटर नई लाइन बनाने का प्रयास किया, बात कही गई है। इससे होगा? हम लोग चीन से मुकाबला करने आ रहे हैं। अरे 57-58 हजार तो अंग्रेज हमको रेलवे लाइन बना के गए थे। 70 साल में हम लोग 8,000 किलोमीटर बना पाए हैं। अब कहां हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी आदरणीय हमारे जो हमसे पहले सांसद जी बोल रहे थे, खन्ना जी, उन्होंने कहा कि हम लोग चौथे स्थान पे। अरे चौथे स्थान पे तो कब से हम लोग हैं, उसी पे चौथे पे रह जाना है क्या कि हम लोग को ऊपर भी बढ़ना है? 125 करोड़ का देश है, यहाँ 65 हजार से हम लोग को 1 लाख किलोमीटर जाना चाहिए, तो हम लोग 200 किलोमीटर बढ़ रहे हैं। अगर इसी तरह हम लोग की रफ्तार रही रेलवे की, तो मेरे को तो लगता है इस सरकार की प्राथमिकता यह है कि निजीकरण की तरफ बढ़ना चाहिए। कहते हैं कि हम लोग इसको कभी निजी हाथों में नहीं जाने देंगे। सब लोग कह रहे हैं कि कितना बड़ा परिवार है रेलवे परिवार, 13.5 लाख इसमें है। लेकिन पूछना चाहता हूं 25 साल पहले कितने लोग थे इस रेल में? ये इस बात सही नहीं है कि हमेशा हर साल रेल के जो कर्मचारी वो कम हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, अगर मेरी ये सूचना गलत है तो मुझे जरूर सुधारने का कष्ट करें। मुझे बताया गया कि पिछले 30 सालों में 20 लाख से घटकर ये 13.5 लाख हुई है। अगर ये बात है तो कहां जा रहा है? ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तभी तो इस तरफ जा रहा है। ये सारी बातें इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये लोगों से जुड़ी हुई है। हमेशा रेल हर एक साधारण व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। आप लोग ने 15% बढ़ाया,
में जरूरी था सुविधाएं बढ़ती, लेकिन इस बजट में आप लोग ने 10% भाड़े पे बढ़ा दिया। भाड़े से किस पे असर पड़ेगा? सीमेंट पर, कोयले पर, लोहे पर, इन सब पर नहीं बढ़ेगा। और ये कौन इस्तेमाल करता है? अनाज पर, खाद पर, इन सारों चीजों के दाम बढ़ेंगे इससे। और इससे मैं ये जानना चाहता हूं, ये भी मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि जो डीजल के दाम कम हुए हैं, क्रूड ऑयल का दाम कम हुआ है, उससे रेलवे को जरूर फायदा हुआ होगा। अगर आपने डीजल से कितनी ट्रेनें चलती हैं, अगर $110 से घटकर $56 हो गया है क्रूड ऑयल का दाम, तो जरूर रेलवे को भी इससे कुछ फायदा हुआ होगा। वो फायदा कहां इस्तेमाल होगा वो पैसा, इसका भी कुछ भी बताने का कष्ट करेंगे माननीय मंत्री जी। मैं चाहूंगा इसका भी जरूर बताएं कि ये पैसा कहां खर्च होगा। हम लोग बात करते हैं अपने को विदेशों के वर्ल्ड स्टैंडर्ड, और हम लोग रेलवे स्टेशन बनाएंगे, हम लोग रेल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? दिल्ली का रेलवे स्टेशन आपने देखा है? चेन्नई का रेलवे स्टेशन देखा है? आपने बेंगलोर का रेलवे स्टेशन देखा है? आपने लखनऊ का रेलवे स्टेशन देखा है? मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूं कि रेलवे स्टेशन लखनऊ का प्लेटफॉर्म नंबर 6 टूटा हुआ है, बार बार कमेटी में बोल चुका हूं, आज भी वही हाल है। तो हम लोग वर्ल्ड स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, हम लोग अमेरिका, लंदन बना रहे हैं अपने देश को। पहले इस देश को पहले रेलवे स्टेशन सुविधाएं तो दे रहे हैं। पहले हम लोग सपना दिखाने से नहीं होगा, काम करके दिखाने से होगा। अगर हम लोग रेलवे स्टेशन चाहते हैं, हम लोग की राजधानी है दिल्ली, यहां पर कम से कम पहले हम लोग ये दिखाएं कि करके कि ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड का हम लोग पहला बनाए। आपने, मैं जानता हूं सभी यहां माननीय सदस्य लोग गए होंगे विदेशों में, देखा होगा उन लोगों ने क्या स्टैंडर्ड है। और आज आप दिल्ली का देख लीजिए, चेन्नई में हमारी सहयोगी हैं कन्नी जी, इनके साथ एक बार चेन्नई रेलवे स्टेशन गया मैं हैरान था वहां देखकर। उतना खराब रेलवे स्टेशन तो मैंने देखा ही नहीं देश का कोई। और हम लोग वर्ल्ड स्टैंडर्ड की बात करते हैं, सुविधाएं हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। मैं ये अगर चाहता हूं, अगर यहाँ के एयरपोर्ट ठीक हो सकते हैं तो रेलवे स्टेशन क्यों नहीं ठीक हो सकते हैं? अगर वर्ल्ड क्लास के एयरपोर्ट बन सकते हैं यहाँ पर, तो रेलवे स्टेशन क्यों? ये इसलिए कहना चाहता हूं, इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि वहां साधारण व्यक्ति जाता है रेलवे स्टेशन, गरीब जाता है, इसलिए किसान जाता है, मजदूर जाता है, उससे वो जाता है इस देश को बनाने का काम करता है। बड़े उद्योगपति नहीं जाते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, मैं आज के जो मंत्री हैं उनके बारे में नहीं कहता हूं, लेकिन जो भी मंत्री रेलवे का रहा है, चाहे जमीन से उठ के आया हो, मैं कितनी बार वो रेलवे में ट्रेवल किया है मैं ये जानना चाहता हूं। इसके पहले जितने बार मनोज जी का मैं जानता हूं, सुरेश प्रभु जी का नहीं जानता, मनोज जी का जानता हूं कि ये रेलवे में चलते हैं क्योंकि जमीन से जुड़े हुए हैं। मैं इनका बड़ा आदर है मुझे। लेकिन ये बताइए, इनके पहले जो मंत्री थे वो लोग कितनी बार रेलवे में चले होंगे, और कितनी बार जब वो जानते ही नहीं। मैं ये नहीं कहता वो लोग नहीं जमीन से आए, लेकिन 15-20 साल बड़े बड़े नेता हो जाते हैं, पहले चलते हैं, उसके बाद कहां रेलवे है कहां नहीं है, कौन चलता है रेलवे पे? अधिकारी पूछ लीजिए, इनके रेलवे बोर्ड के लोग रेलवे में चलते हैं? कभी नहीं चलते होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो चलते होंगे। सलून में भी चलना पसंद नहीं करते हैं। भाई कौन चलेगा? जब यहां से कलकत्ता आप 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे प्लेन में, तो आप रेलवे में चलेंगे, भारतीय रेलवे में चलेंगे आप? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम लोग को बनाना है, तेज पहुंचाना है लोगों को, तो पहले उन चीजों पर काम करना होगा। मैं जो बात करना चाहता हूं, जो पुराने प्रोजेक्ट हैं, पुराने प्रोजेक्ट जो हैं, जो 600 कुछ प्रोजेक्ट थे जो पिछले थे, उनमें से 300 कुछ पूरे हुए हैं। अभी इनका ही बयान है रेलवे मंत्रालय का कि इन पुराने प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए 5 लाख करोड़ चाहिए हम लोग। कहां से पैसा आएगा? मैं खुशी की बात है कि इन्होंने बोला है कि नए कोई हम लोग प्रोजेक्ट नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी डबलिंग का कई काम है, कई ट्रेनों का इन्होंने कहा अभी कमिटी को भेजा गया है। ये पता नहीं कैसे हो गया कि कोई नई ट्रेन नहीं चालू होगी, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं यहां लिखा गया है कि ट्रेन नई चालू होंगी, कमिटी को भेजा गया है। 5 जनसाधारण ट्रेन दी जाएंगी, 5 प्रीमियम ट्रेन दी जाएंगी, 27 न्यू एक्सप्रेस ट्रेन, 8 न्यू पैसेंजर सर्विस, 5 DME, ये सारी चीजें दी जाएंगी। तो ये कहा जा रहा है, सब लोगों को कहा जा रहा है कि कोई नई ट्रेन नहीं आएगी।
अब मैं नहीं कह सकता मैं कि बैकडोर से आएगा कि उन्हीं जगह चलाया जाएगा। मैं माननीय मनोज सिन्हा जी मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप बहुत जनेश्वर जी के बाद आप उत्तर प्रदेश के मंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश का ध्यान इसमें जरूर रखिएगा आप, क्योंकि मंत्री लोग अपने अपने राज्यों में करा ले, ऐसा ना हो कि सुरेश प्रभु जी सारा महाराष्ट्र ले जाए। मैं आग्रह है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी संख्या का प्रदेश है, वहां का ख्याल आपको रखना होगा। इस हरियाणा से सांसद है, बलिया के लिए तो अंत में कहूंगा मैं, बलिया से इनका भी है, ऐसा नहीं है, बलिया से चुनाव लड़ चुके हैं, बलिया के लिए इनके मन में जरूर वेदना होगी और जरूर उसके लिए काम करेंगे मुझे। और बलिया इसलिए भी करेंगे कि इस पार्लियामेंट में 6 सांसद हैं बलिया से, 3 राज्यसभा में 3 लोकसभा में, इसलिए बलिया का ख्याल रखिएगा। बलिया के लिए मैं अंत में मांगूंगा आपसे, अभी मेरा कुछ समय है, जो बात कहना चाहता था मैं वो कह लूं। स्वच्छ अभियान जो भारत सरकार का है, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सपना है, और बहुत मैं एक बात से जो प्रधानमंत्री जी से सहमत हूं, वो स्वच्छ भारत के अभियान से। ये बहुत अच्छा काम उन्होंने शुरू किया है, बहुत अच्छा काम उन्होंने शुरू किया है। अब इस बात पे तो घंटी मत बजाइए मैं उन्होंने बहुत अच्छा काम शुरू किया है और उसमें सबको सहयोग देना चाहिए, हम लोग भी सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा, सिर्फ फोटो ऑप्स के लिए काम करना होगा, ये मुझे पसंद, इससे कोई फायदा नहीं होगा। सबसे गंदी अगर रेल दुनिया में कहीं होगी तो भारतीय रेल होगी, और सबसे बड़ी गंदगी भारतीय रेल के अगर दोनों तरफ चलिए आप, तो आपको सबसे ज्यादा गंदा वहीं दिखाई देगा। मैं एक बार आगरा जा रहा था, मैंने ये बात पहले भी कही है, आगरा जा रहा था सुबह सुबह, और आगरा जाते हैं विदेशी पर्यटक जाते हैं वहां पर, दिल्ली से बाहर निकलते ही सब लोग अपना शटर नीचे करने लगे। दुनिया भर में ये होता है कि आदमी शहर से निकलता तो कंट्री साइड देखना चाहता है तो शटर ऊपर करता है, हम लोग के यहाँ नीचे किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग के लोग स्वच्छ के लिए बैठते हैं वहां पर, और हर जगह बैठाए, वहां खाली जमीन है, लोग सबसे अच्छा जगह वही मिलती है लोग। तो इसलिए कह रहा हूं, पहले रेलवे का ये करना चाहिए कि अपने जो जगह है, जो उनकी जमीन है, उसको साफ करें। अगर साफ करेंगे, और अभी तक हम लोग ग्रीन टॉयलेट नहीं दे पाए, 68 साल हो गए आजादी को, अभी भी वही टॉयलेट है कि गंदगी उससे आप लोग के सामने है, उसको वो आप लोग से छुट्टी नहीं हुई। स्वच्छ भारत की योजना बना रखी है, स्वच्छ भारत, लेकिन उसके स्वच्छ रेलवे, प्रभु जी ने कहा था, मैं उनका भाषण सुनने लोकसभा में गया था, उन्होंने स्वच्छ भारत के साथ स्वच्छ रेल, तो स्वच्छ रेल के लिए जो क्या योजनाएं हैं, कहां से फंड आएगा, लोगों को सिखाने की जरूरत है। पहले लोगों को बताया जाएगा कि स्वच्छता से क्या होगा, तब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। मैं एक्सीडेंट, अभी एक्सीडेंट के बारे में खन्ना जी बोल रहे थे कि उनके यहाँ एक घटना घटी है, एक्सीडेंट के बारे में उन्होंने बोला। मैं उसमें एक चीज क्लेरिफिकेशन चाहूंगा माननीय मंत्री जी से। मुझे पता चला है, मैं ये पहले नहीं जानता था, कि जब भी एक्सीडेंट होता है तो मंत्री लोग, प्रधानमंत्री जी घोषणाएं करते हैं कि हमने 5 लाख, कोई बोलता है 3 लाख, सबको दिया जाएगा। क्या ये सच में उन लोग को मिलता है? क्योंकि मुझे बताया गया है कि तब नहीं मिलता है, घोषणा करने से नहीं मिलता है, आपको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। अगर आपका व्यक्ति मर गया, उससे कोई नहीं, आपको घोषणा, सब लोग, मंत्री जी गए टीवी बोले कि हम हर व्यक्ति को 3 लाख या 5 लाख रुपए देते हैं, तब मिलता नहीं है उसको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, उसको अपनी एड़ियां रगड़नी पड़ेंगी। अनाउंसमेंट होता है वो भी मिलता है, और उसके अलावा ट्रिब्यूनल में जाने पर वो अलग से मिलता है। लेकिन वो मैं वही जानना चाहता हूं, अगर मैं गलत हूं, क्योंकि जो आपका आंसर में 1 करोड़ कुछ लाख पिछले साल दिया गया है, बस 1 करोड़ कुछ लाख की कंपनसेशन दिया गया है, तो कैसे ये कंपनसेशन आया? अगर घोषणाएं की जाती तो पैसा मिलता है। जवाब देंगे, जवाब के समय दे देंगे। अब थैंक यू। हाँ नीरज, हो गया? नहीं, एक आधा और मिनट, एक आधा और। मैं अंत में मैं एक पॉइंट और कहना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आपको स्टेशन पे जो आप लोग दे रहे हैं, जो फूड स्टॉल होता है,
जो किताबों वाला मिलता है, वो किनको दिया जा रहा है? जो बेरोजगार हमारे साथी हैं, नौजवान हैं, उनको दिया जा रहा है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोगों के लिए दिया जा रहा है? क्योंकि मैंने एक सिफारिश की गई थी तो उसमें कहा कि उसका टर्नओवर इतना होना चाहिए, उसका ये उतना होना चाहिए। तो नौजवान साथी ये सब चीजें कहां से लाएगा? कंडीशन वो कैसे पूरा कर पाएगा? कहां से उसको हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो रोजगार कैसे दे पाएगा? जब तक आप उसको ये सुविधाएं नहीं देंगे कि भाई हाँ नौजवान हो, तुम्हारे को मदद की जाएगी, तुम लगाओ इसको, तभी तो रोजगार खत्म होगा। नहीं तो बेरोजगार जो किसान मजदूर का बेटा है वो कहां से लाएगा पैसा और अपना टर्नओवर कहां से दिखाएगा वो? तो इसलिए मैं जानना चाहूंगा इसमें आपकी क्या। अंत में मैं अपने क्षेत्र के लिए भी कहना चाहूंगा, बलिया और गाजीपुर, माननीय मंत्री जी गाजीपुर से आते हैं और बलिया से उनका लगाव भी है, चुनाव भी लड़ चुके हैं। सबसे पहली बात, हमारे नेता, हम सबके नेता अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, जयप्रकाश नारायण जी की जो उनकी स्वर्ण जयंती मनाई गई थी 100 साल के, तब वहाँ गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और उन्होंने घोषणा की थी जयप्रकाश नगर को एक कार्यक्रम उन्होंने कहा था, और दूसरा उन्होंने कहा था कि वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है, वो जयप्रकाश नगर के नाम से वो रेलवे स्टेशन कहा जाए। ये हम लोग की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। आप भी जानते हैं, जो लोग यहाँ उस ट्रेजरी बेंच पे भी लोग बैठे हैं, जयप्रकाश जी के नेतृत्व में वो लड़ाई उन लोगों ने लड़ी थी 1975 की। मैं वो बस अंत में कर रहा हूँ। तो वो मैं आपसे आग्रह है कि उसके लिए आप जरूर कुछ ना कुछ करें। और दूसरा, जो कुछ ट्रेनें, जो डबल लाइन की बात है, विद्युतीकरण का जो बात है, वो उसके लिए भी आपसे आग्रह है कि आपने कहा है वो काम होने वाला है, लेकिन कब होगा? क्योंकि मैं ये 3 साल से सुन रहा हूं कि सर्वे हो रहा है, फिर दूसरे साल सर्वे हो गया, अब बढ़ेगा। अब ये ना हो कि पैसा नहीं है और जगह जहां ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है वहां पैसा लग गया, ऐसा ना हो। ऐसी जगह पैसा लगाया जाए। बलिया, गाजीपुर, बनारस, छपरा जोड़ने के लिए इससे ना केवल दूरी कम होगी, जो पूर्वोत्तर राज्य वहां दूरी कम भी होगी, और इससे बहुत लाभ रेलवे को होने वाला है। तो मैं आग्रह करूंगा। और जो रेलवे स्टेशन है, आपको बताना नहीं, करीमुद्दीपुर, ताजपुर, बलिया, सहतवार, बांसडी रोड, ये रोड आप खुद, ये सारा क्षेत्र आप अच्छी तरह जानते हैं। थैंक यू। गाजीपुर का यूसुफपुर, इन सारे रेलवे स्टेशनों का भी जो मॉडर्नाइजेशन कराया जा सका, उनको सुधार कराया जा सके, इसका आग्रह। मैं फिर से अध्यक्ष जी, मैं रेलवे मंत्री जी से यही कहना चाहूंगा कि गरीबों का ध्यान रखें। बड़े बड़े लोग और बुलेट ट्रेन आती रहेगी, लेकिन पहले जो जनसाधारण की आपने घोषणा की है उसको और बढ़ाया जा। हर एक रूट पे जनसाधारण चलाई जाएगी, तभी इस देश की रेलवे की समस्या खत्म होगी। धन्यवाद। श्री राजपाल सिंह सैनी प्लीज। सीट से बोलना चाहिए। अपनी सीट से बोलना। आपका नंबर है, जब जरूर आप सुझाव जरूर देना। राजपाल सिंह सैनी प्लीज। आपका नंबर है, जब आप जरूर अपना सुझाव देना प्लीज। थैंक यू। नीरज साहब की भी ट्रेन लेट हो गई है महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे रेलवे बजट में बोलने का मौका दिया। खाली 2 मिनट बाकी हैं और आप 2 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूं। उपाध्यक्ष जी, आप 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी का पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक हमारे यहाँ की बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत पहले से हम लोगों की मांग थी, मेरठ से ओट्टापुरी तक दोहरीकरण की, वो माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर दी। और मैं धन्यवाद और भी दूंगा कि वो काम भी चल रहा है। मेरा अनुरोध है कि उसे जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए, काम प्रगति पे है। दूसरी छोटी छोटी सी मांग माननीय मंत्री जी मेरी आपसे है, क्योंकि अभी नीरज भाई ने बताया कि जो जिस प्रदेश का मंत्री बनता है उस प्रदेश के लिए वो कुछ ना कुछ करता है। आप बहुत बड़े प्रदेश के बहुत बड़े दिल के मालिक हैं, बहुत बड़े प्रदेश के मंत्री हैं मनोज सिन्हा जी, लेकिन ये प्रदेश पश्चिम में भी बसता है। जब आप कुछ सोचो तो पश्चिम के लिए भी सोचना। पश्चिम के लिए कोई मंत्री नहीं सोचता, क्योंकि बताया इन्होंने कि जनेश्वर मिश्र जी के बाद आप मंत्री बने हैं, आपसे काफी उम्मीदें हैं। मेरा अनुरोध है माननीय मंत्री जी, एक हमारे यहाँ अहमदाबाद हरिद्वार मेल चलती है,
कहीं नोट कर लेंगे तो बहुत छोटी सी डिमांड है। हरिद्वार अहमदाबाद हरिद्वार मेल चलती है, हरिद्वार अहमदाबाद से चलकर हरिद्वार पहुंचती है और रास्ते में कई जगह रुकती है गाड़ी। गाजियाबाद रुकती है, मोदीनगर, दिल्ली से चल के गाजियाबाद, मोदीनगर, मेरठ, देवबंद, रास्ते में एक जगह पड़ती है खतौली। खतौली बहुत बड़ा टाउन है। जब बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, वहां के लोगों की बहुत दिन से डिमांड चली आ रही थी कि इतना बड़ा शहर है लेकिन यहाँ तहसील नहीं है। वो तहसील मुख्यालय बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया था, उससे बहुत सुविधा वहां हुई। तो मेरा अनुरोध है कि 2 मिनट के लिए अगर मेरठ ये गाड़ी खतौली स्टेशन पर रुकेगी तो वहां के आसपास के लोगों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि हरिद्वार एक धार्मिक स्थल है, हम लोगों की आस्था वहां से जुड़ी हुई है, वहां लोग जाते हैं। तो 2 मिनट के लिए मेहरबानी होगी आपकी, खतौली स्टेशन पर इस गाड़ी को जरूर रुकवाने का काम करें। दूसरा, एक बलसाड़ हरिद्वार, अभी तो 2 मिनट हुई, दो मिनट बाद दी है। खतौली का तो एक्सेप्ट कर लो। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 2 मिनट ही बचे हैं। एक गाड़ी, अच्छा ठीक है, थैंक यू। एक गाड़ी बलसाड़ हरिद्वार चलती है। बलसाड़ हरिद्वार हफ्ते में 1 दिन चलते हैं, बुधवार के दिन। माननीय मंत्री जी, आपका ध्यान चाहूंगा। त्यागी जी, 1 मिनट, मेरी बात ज्यादा देर की नहीं है। बलसाड़ हरिद्वार हफ्ते में 1 दिन चलती है, बुधवार के दिन। ये मुजफ्फरनगर गाड़ी नहीं रुकती, मुजफ्फरनगर बहुत बड़ा सिटी है, वहां भी 2 मिनट के लिए इसको रोकना काम करेंगे। लोकमान्य तिलक से मुंबई से हरिद्वार चलती है एक गाड़ी, हफ्ते में 2 दिन चलती है, ये भी मुजफ्फरनगर नहीं रुकती, इसको मुजफ्फरनगर रुकवाने का काम करें। एक और मेरी छोटी सी डिमांड है, दिल्ली से वाया शामली सहारनपुर गाड़ी चलती है, जनता एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 14546। रास्ते में ये गांव रुकती है गाड़ी, लेकिन एक टाउन एरिया है एलम, ये वहां नहीं रुकती। प्लीज इसे वहां भी रुकवाने का काम करें। और एलएम स्टेशन जो है, आने का मना कर, एलएम स्टॉपेज के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं। एक एलएम स्टेशन जो है वो बहुत गहरा है। बुजुर्ग, क्या कह रहे हैं? वो खतौली से है, वो बहुत गहरा स्टेशन है। बुजुर्ग लोग जब उतरते हैं कई बार गिरते हैं, स्ट्रेचर पर ले जाने का काम किया है, एम्बुलेंस की भी जरूरत पड़ती है। मेरा अनुरोध है कि उस स्टेशन का प्लेटफार्म का उच्चीकरण करने का काम करें। और अगर 1 मिनट और दे दे जी महोदय, माननीय मंत्री जी, मैंने पहले भी अनुरोध किया था, मुजफ्फरनगर से एक ही गाड़ी केवल हमारे लखनऊ को चलती है, जाती है, गाड़ी भी नहीं है, वो लिंक है, मेरठ रुक जाती है नौचंदी गाड़ी, उसमें केवल 4 डब्बे सहारनपुर तक पहुंचते हैं। उसमें एसी फर्स्ट जो लगाया था आपने, आपकी मेहरबानी से लगा था, वो मेरठ ही रुक जाता है, उसे प्लीज सहारनपुर तक ले जाने का काम करें, ये बहुत आपकी मेहरबानी होगी। धन्यवाद। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। श्री रीताव्रत बनर्जी। श्री एवी स्वामी। Thank you very much, sir, for this opportunity which I was always looking forward to. I am not an expert in railways, or my only request through you, sir, to the railway minister is that it is an excellent opportunity he got to complete the good ideas which have been there, areas of good work. To complete, he has got an opportunity, and therefore those opportunities which he has, I am going to remind. I had always the feeling that the center of whatever hue was allergic to the problems of Odisha so far. Sri Suresh Prabhu, our scheming railway minister, certainly cured this allergy by his magnanimous response to the demands of Odisha state for strengthening Odisha railway network. The allocation for Odisha in this year, 15-16, budget of 3,112.48 crores is more than double of what we received in 2014 and 15. And therefore I am thankful to him. This brought smiles to Naveen Patnaik, our Chief Minister,
who is in a hurry to industrialize Odisha, sitting as it were on a mountain of nation's large mineral resources of coal 24.8, bauxite 59.5, chromite 98.4, graphite 71%, iron ore 32.9%, and manganese ore 67.0%. From the scarce resource of the railways at the national level, Sri Prabhu has obviously a tough time in prioritizing the needs and demands of the state. He had to zero in, obviously the great of reluctance, on prioritizing completion of ongoing project, and secondly on improving the amenities for the passenger and security and safety, more particularly and rightly for women passengers. This strategy should generally be acceptable, but to a state like Odisha, which has been fighting for special category state, with all the parameters for such a demand being met, and large areas like KBK region expressing its anger and agony by growing Naxalite activity, it's difficult. Sri Narendra Modi has often and rightly reiterated that railways play an important role in the economic development and social transformation. Near absence of railway network has turned KBK into what could be termed as the capital of the extremist activities in the country. Sir, this region starts from Novapada in the southernmost part of Chhattisgarh and in the north and extends along the border of Chhattisgarh to Kalahandi, Koraput and Malkangiri. On the other side, Chhattisgarh is equally embroiled in extreme activities. The western parts of Odisha and the eastern parts of Chhattisgarh together form an impervious fort of Naxalite activity in the country. This should be, Sri Prabhu has echoed with my, that's one very important point he has made, and I am grateful, and it will be a point to make for other people also. Here, I am from Koraput, born and brought up from this predominantly tribal area at Navarangpur. As a child, I wrote essays on railways without ever seeing a railway line. Now, I wrote essays with ambitious plans for bullet trains elsewhere in the country. My grandchildren would also now write essays on bullet trains like their grandfather had done without seeing a train. This is the status of railways in the country. I have been repeating my request ever since, sir, I became MP on a proposal to cover the left-wing region of KBK from Kantabanji, then Rajkhariar, Ampani, Nabarangpur, Jaipur, and then to Bhadrachalam via Malkangiri. This entire zone borders Chhattisgarh on one side and Andhra in the south. This has been, and this particular line was envisioned by the British in 1934. This would be the dream fulfillment of the local people after a delay of 81 years since British conceived of this idea. Sri Prabhu has echoed with me during the Railway Consultative Committee meeting to treat this project not only for connectivity, but also help in social transformation and containment of Naxal activities, for which crores of rupees Minister are will being take note spent. of this very Only important thing. 1 minute more, Minister sir. will take a note of this. This is, and Thank it you is very not much. only for containment of Naxal activities, for which crores of rupees are being spent.
the other ministers of government should also should be involved in contributing it as a social Thank project. you, ma'am. It doesn't mean only connectivity, it also means development of the area. I earnestly hope Railway Minister would pursue this idea of implementing the above railway line as a national project other than other forms of resource mobilization Thank like you, the ma'am. Thank you, PPP. ma'am. Last 1 minute, sir, with your, I repeat my request to Railway Minister to fulfill the desire from people in the KBK region. Even after 81 days, Thank you very much. before this must be fulfilled, that 81 years of dream of the local people, before I bid goodbye to the August House within the next 3 years. Thank you, sir. Thank You have you, sir. exceeded in 3 minutes, please. Thank you. It has been made note of. I am grateful for assuring me I that it always will- look after the tribal areas development, so thank you very much now. Viplav Thakur. माननीय उपसभापति जी, आपका बहुत धन्यवाद है कि आपने रेलवे बजट पे मुझे बोलने के लिए कहा। रेलवे बजट को पेश करने के लिए बहुत बड़ी उत्सुकता थी, बहुत ज़्यादा बेसब्री थी कि रेलवे बजट आएगा, क्योंकि एक मंत्री से लेके एक ऐसे योग्य व्यक्ति को, और जो कि बहुत लायक, योग्य और सुलझे हुए थे, जिन्हें मैनेजमेंट के लिए एक्सपर्ट माना जाता था, उनको ये मंत्रालय दिया गया। इसलिए लोगों की बहुत आशाएं थी, बहुत अपेक्षाएं थी कि ये बजट मालूम नहीं कैसा आएगा। लेकिन मैं ये कहूँगी, ये कहावत बिल्कुल इन पे लागू होती है, ऊंची दुकान फीका पकवान, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, केवल वायदे ही वायदे हैं। वायदे ही किए गए हैं कि हम ये कर देंगे, हम ऐसा ले आएंगे, सुरक्षा के लिए करेंगे, महिलाओं के लिए CCTV लाएंगे और वाईफाई कर देंगे। लेकिन इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? आपका बजट कहाँ से आएगा? क्या आप हमेशा उधारी मांगते रहेंगे, उधार के तौर पे चलेंगे? आपने बहुत बड़ा नाम कमाया कि हमने भाड़ा नहीं बढ़ाया। अरे पिछले साल तो 14% आपने बढ़ा दिया था। आप कोई पहले मंत्री नहीं है जिन्होंने भाड़ा नहीं बढ़ाया। यात्री भाड़ा कभी भी नहीं बढ़ा है। बेचारे एक हमारे मंत्री ने बढ़ाया था, उसको वापस लेना पड़ा था। रोल बैक आप लोगों ने ही शोर मचाया था और रोल बैक करना पड़ा था। और क्या किया? भाड़ा बढ़ा दिया मालगाड़ियों का, जिसमें कि सामान आता है, जिसमें कि लोगों के जरूरत की चीजें आती हैं, खाने पीने की चीजें आती हैं। आज जितना इस दिल्ली में दूध आता है, सब्जी आती है, जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, वो सब रेल से लाई जाती हैं। उसका भाड़ा बढ़ा दिया, गरीब आदमी के ऊपर बोझ डाल दिया। ये है आपका बजट। इसके लिए वाह करने से तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि गरीब आदमी के लिए वही है। ठीक कहा नीरज ने कि आप जब 3rd क्लास में, जो अब तो नहीं रहा, लेकिन जो भी उसको कहिए, जब लोग उस पर चढ़ते हैं उनकी हालत देखने वाली होती। ठीक है, हमारे लिए तो सीटें रिजर्व होती है, लास्ट मिनट में भी हमको मिल जाती हैं, लेकिन आम आदमी को नहीं मिलती हैं, उसको धक्के खाने पड़ते हैं। उसके लिए आपने क्या किया? 3 महीने कह दिया कि 3 महीने से एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं। कौन करवाता है 3 महीने से पहले एडवांस बुकिंग? या तो किसी ने शादी पे जाना होता है, बड़ी पार्टी होती है, या किसी ने छुट्टियां मनाने जाना होता है, या किसी और से जिसको जरूरत है, अभी जरूरत है, उसको टिकट कहां से मिलती है? कैसे वो जुगाड़ करता है, कैसे वो भागता है? उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, कोई नहीं है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन आज हमारी ट्रेन सर्दियों में 6-6 घंटे लेट आती है, 8-8 घंटे लेट आती है धुंध की वजह। उसके लिए आपने क्या किया है? आपका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग है, उसको क्या दिया है आपने? कौन सी नई रिसर्च हो रही है उस धुंध से बचाने के लिए ट्रेन को, कि ठीक टाइम से चले? उसके लिए आपका कोई प्रयास नहीं है, कोई आपका प्रयोग नहीं है, कुछ नहीं है। बात आप बुलेट ट्रेन की करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहती हूं, और रेलवे मंत्री जी से, हिंदुस्तान केवल अहमदाबाद से बॉम्बे नहीं है। आप पूरे देश के प्रधानमंत्री, आप पूरे देश के मंत्री हैं। दूसरे प्रांतों के लिए भी सोचिए, उनके बारे में भी सोचिए। नारा देते हैं कि सबका काम, सबका विकास,
सबका साथ, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी भी हमारे साथ जो है वो दुर्व्यवहार होता है। हिमाचल प्रदेश में इतने सालों से एक नंगल तलवाड़ा सड़क रेलवे लाइन बन रही है, उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया गया। 38 साल हो गए हैं। हमारे यहाँ कई चीजों का कहा कि सर्वे हो रहा है, लेह के लिए जो इतनी इंपॉर्टेंट है और हमारे उसके लिए सेना के लिए जरूरी है, उसके लिए कहा जी सर्वे हो रहा है, कुछ नहीं उसके लिए भी दिया गया है, कोई काम नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ 2 रेलवे लाइन है नैरो गेज की। हमें कहते हुए वो आता है कि अंग्रेजों के टाइम में जब शिमला उन्होंने कैपिटल बनाई थी तब वो रेलवे लाइन शुरू हुई थी, जो अभी भी वैसे की वैसे चल रही है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, ना ही उसको ब्रॉड गेज करने की बात हुई है। कहां तक कहा जाए, क्या कहा जाए। और आपकी ट्रेन्स, आप चंडीगढ़ से शताब्दी में आइएगा मंत्री जी, सुबह सब 6:40 पे चढ़ती है, लोग उसमें चढ़ते हैं कि टाइम पर हम दफ्तर पहुंच जाएंगे, वो आके आउटस्कर्ट्स के बाहर खड़ी हो जाती है, या तो उसको सिग्नल नहीं मिलता, क्या होता 10 साढ़े 10 बजे की बजाय 11:30 पहुंचती है। जो लोग उसमें बैठे होते हैं, जिनको ऑफिस में जाना होता, वो भी नहीं जा पाते। क्या हम उसे ठीक नहीं कर पाएंगे? बातें तो हम बहुत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम लोगों ने बनाई है कि हम यहाँ पे ऐसा लाएंगे, नई ट्रेन नहीं चलाएंगे, लेकिन ये जो अभी नीरज जी ने बताया इतनी ट्रेन, वो कैसे चलाई जाएंगी, किसके कहने पे चलाई जाएंगी? क्या ये फेवर नहीं होगा? क्या अपने अपने उनको खुश करने की बात नहीं होगी? हम लोगों के आंखों में धूल झोंक के कि हम नई ट्रेन नहीं चलाएंगे, कमेटी के पास भेजा। कौन सी कमेटी उसको अप्रूव करेगी जी? किसको वो कहा जाएगा? जब हम कहते हैं, जब हम बोलते हैं, तब आपके पास बहाने होते हैं, पैसा नहीं है। 60,000 करोड़ रुपया है बुलेट ट्रेन चलाने के लिए, लेकिन एक पठानकोट से जोगिंदर नगर ब्रॉड गेज करने के लिए 1300 करोड़ नहीं है। ये कहां का न्याय है? ये कौन सी तरक्की की बात कर रहे हैं आप? इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि ये बजट केवल वायदों का है, इसमें कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए आपने सीसीटीवी की बात कर दी है। क्या महिला सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट में वो जाती है, सफर करती है? शायद ये भी बॉम्बे के लिए जो उनकी लोकल ट्रेन्स है उन्हीं के लिए किया गया होगा, बाकी ट्रेन्स के लिए तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप टॉयलेट्स देख लीजिए, आप सफर कीजिए, कितनी बुरी हालत होती है उनकी। अब जो सेकंड क्लास है या फर्स्ट क्लास का तो हो सकता है, एसीसी फर्स्ट क्लास का भी हो सकता है कि टॉयलेट्स ठीक हो, लेकिन आम जनता के लिए क्या है? उनके लिए कौन सी सुविधाएं हैं? आपने कहा कि हम प्लेटफॉर्मों को बनाएंगे, कंपनियों को देंगे और उनके नाम रख दिए जाएंगे। ठीक कहा, किसी स्टेशन का नाम हल्दीराम जी के ऊपर रख दीजिएगा, किसी स्टेशन का नाम किसी और के ऊपर रख दीजिएगा, क्योंकि वो पैसे दे सकते। ये जो आपकी बातें हैं, इस तरह से प्राइवेटाइजेशन करना कीजिए, जरूर एफडीआई होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे भारत की वो है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ एक अंधाधुंध होकर नहीं, उन पे अमल कर देना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि इन बातों का ध्यान रखते हुए उन सब चीजों का करना चाहिए कि जिससे कि लोगों को सहूलियत मिल सके, लोगों से बात हो सके। मैं फिर आपसे बार बार यही कहती हूं कि आप प्लेटफॉर्म्स को, स्टेशंस को ठीक करवाइए, जरूर पार्टिसिपेशन कीजिए, लेकिन इस ढंग से कीजिए कि वो लगे कि सरकार कर रही है, रेलवे मिनिस्ट्री कर रही है, रेलवे बोर्ड कर रहा है। यहां तक कि जो जमीनें हैं, जो रेलवे की जमीनें हैं इतनी ज्यादा, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूं। हमारे यहाँ गुलेर से नंदपुर भटोली रेलवे की जमीन थी, उस पे हम सड़क बनाना चाहते थे। इन्होंने कहा कि हमें 9 लाख रुपया दीजिए उस जमीन का। हमने 9 लाख जमा करवाया और वो एडवांस में जमा करवाया। इन्होंने कहा कि जब हम पूरी 13 लाख और किया, वो भी दे दिया। 23 लाख देके और पिछले 9 लाख का जो है, कहते जी हमारी तो फाइलें ही गुम गई हैं। फिरोजपुर डिवीजन का हाल है ये, आपका फाइलें ही गुम गई हैं। 23 लाख लेके फिर भी अभी तक जो है नो ऑब्जेक्शन नहीं दिया है। कहां से सड़कें बनेंगी? रेलवे लाइन को तो ब्रॉड गेज आप कर नहीं सकते। अगर हम अपने यहाँ पे सड़कों के द्वारा उनको देना चाहते हैं, पैसा जमा करवाने के बाद भी रेलवे जो है बोर्ड जो है या रेलवे मिनिस्ट्री है, वो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दे रही है। और वर्ल्ड बैंक से उसके लिए पैसा आ चुका हुआ है।
ये तो आपके विभागों का हाल है, जिनको यही नहीं पता कि फाइलें कहाँ हैं, फाइलें गुम हो गई हैं। कैसे गुम हो गई हैं, कौन उसके लिए जिम्मेदार है? तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूं, पहले आप छोटे छोटे काम तो देखिए, उनको तो देखिए कि कैसे आपका चल रहा है, किस तरह से आपका नीचे वाला जो तबका है वो कैसे काम कर रहा है। इतने एम्प्लॉइज हैं। और एक और बात मैं आपसे बताना चाहती हूं कि आपने आउटसोर्स कर दिया हुआ है। आउटसोर्स में कॉन्ट्रैक्टर जिन लोगों को रखता है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है उन बेचारों को कुछ नहीं मिलता है। मेरे पास एक केस है मेरे एरिया का, उसकी दोनों टांगे कट गई रेलवे के उससे, और उसको एक पैसा नहीं दिया क्योंकि वो आपका एम्प्लॉय नहीं था रेलवे का, वो आउटसोर्स पे रखा गया था। आप इन लोगों के लिए भी सोचिए, इन लोगों का भी ध्यान रखिए। आउटसोर्स कीजिए, लेकिन कुछ क्राइटेरियाज रखे, कुछ शर्तें रखे कि वो लोग उन लेबर को, उन मजदूरों को जो उनके पास काम करते हैं, उनके वेलफेयर का ख्याल रखे, उनके साथ ध्यान रखे, उनके साथ वही शर्तें होनी चाहिए, वैसे ही उनको मिलना चाहिए। चाहे उनको आप उसमें दीजिए, इंश्योरेंस के द्वारा करवाइए या पीपीएफ कटाइए, कुछ कीजिए, उन लोगों के आने वाले समय में पूरा ध्यान होना चाहिए। नहीं तो आउटसोर्स मत कीजिए। काहे के लिए कर रहे हैं? बेचारे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बेरोजगारी की वजह से हर एक काम चाहता है, हर नौकरी चाहता है, जैसे भी उसको मिल जाए। और रेलवे के लिए तो वो वैसे ही खुश होते हैं कि रेलवे की नौकरी, पर उस बेचारे को ये नहीं पता कि मैं रेलवे का एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं तो एक कॉन्ट्रैक्टर का, ठेकेदार का एम्प्लॉय हूं। अगर मेरे साथ कोई घटना घट जाती है तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे कुछ नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए इन बातों के लिए भी आप उसका प्रावधान कीजिए, जिससे कि लगे कि नहीं, रेलवे जो है वो कुछ ना कुछ कर रही है। इस तरह से आप करेंगे। बाकी आपका जो है, मैं नहीं समझती कि आप पैसा लेके कैसे वापस करेंगे, किस तरह से नई इसमें आप सुविधाएं लाएंगे। खाना आपका वही, चाहे अब हम चलते हैं रोज वही खाना होता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। पता नहीं केटरिंग कहां से होती है, क्या होती है, एक ही तरह का खाना, एक ही तरह की वो सारी चीजें हैं, बीमारी भी एक ही तरह। तो इसलिए इन बातों के लिए भी सोचिए। केवल बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, हाई स्पीड करने से बात नहीं बनेगी। अब यही, मैं तो आप चंडीगढ़ शताब्दी से ही चलती हूं, कई बार कहीं कहीं रुक जाती है, पता ही नहीं लगता क्यों रुक गई है, काहे के लिए रुक गई है। अगर 6:40 पे चले हैं तो रात को 11 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। ऐसा तो रेलवे का है। और सर्दियों में मैं आपसे बार बार यही कह रही हूं, आप अपने रिसर्च डिपार्टमेंट को, इंजीनियर्स को, साइंटिस्टों को इसमें लगाइए कि फॉग से, धुंध से कैसे बचा जा सकता है। चाहे फॉग लाइट्स कैसे हो सकती है, अगर कारें चल सकती हैं, अगर बसें चल सकती हैं, तो रेलवे गाड़ियां क्यों नहीं चल सकती? हिमाचल में इतने पुराने इंजन हैं, वो हाँप जाते हैं, चढ़ाई नहीं चढ़ सकते। नए इंजन दीजिए, अगर उसको आपने ब्रॉड गेज नहीं करना है, नैरो गेज ही रहने देना। पठानकोट से जोगिंदर नगर तक पुल टूट जाते हैं, गाड़ियां रुक जाती हैं 8-8 दिन, 10-10 दिन, महीना। वही हमारा एक ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता है, उसमें कोई आता ही नहीं है ठीक करने के लिए। बोलते जाइए, धरने पे बैठ जाइए, तब जाके कोई सुनाई होती है। आपको ये फिरोजपुर डिवीजन जो है, जो पंजाब हिमाचल को देखता है, उसको चुस्त कीजिए, दुरुस्त कीजिए। ठीक कहा था अविनाश जी ने कि सिर्फ मेंबर बनाने से, एडवाइजरी मेंबर बनाने से कुछ नहीं होगा, जब तक उनकी बातों को आप लागू नहीं करेंगे। मीटिंग आई, किया, चले गए, चाय का कप पिया, लेकिन जो वो बातें बताते हैं, वो फील्ड की बातें बताते हैं, ग्रास रूट की बातें बताते हैं, उनको ऊपर ध्यान देना चाहिए। तब तो इन कमेटियों का फायदा है। नहीं तो काहे को बना रहे? लोग हमसे पूछते हैं कि आप उस कमेटी के मेंबर हैं, आपने क्या किया? इसलिए मेरा आपसे कहने का तात्पर्य यही है कि इस रेलवे को, इस मंत्रालय को ठीक तरह से कीजिए। बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। मैनेजमेंट के उस पे ये कोई वो नहीं है कि अकाउंट्स देखा सीए ने और उसमें कर दिया। ये प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए।
ग्रास रूट की बात होनी चाहिए कि आज का कंज्यूमर, आज का यात्री क्या चाहता है, उसको कैसी सुविधाएं चाहिए। केवल एसीसी फर्स्ट क्लास बना के, बुलेट ट्रेन बना के, हाई स्पीड ट्रेन बना के बात नहीं बनेगी। जो छोटे छोटे कस्बे हैं, जो छोटे छोटे शहर हैं, जो रेलवे लाइन से जुड़े हुए हैं, उनको किस तरह से संभालना है, उन ट्रेन्स को कैसे लेके जाना है कि टाइम से चले, लोग गाड़ियों के बाहर दरवाजों के ना लटके रहें। बोगी बना रहे हैं और बनाइए जिससे कि उनको सहूलतें मिल सके। इसलिए मैं ये कहती हूं कि ये जो बजट है बिल्कुल नहीं है आम आदमी के लिए, बड़े लोगों के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, जिन्होंने कभी ट्रैवल नहीं करना। इंटरनेट, वाईफाई, ये वो सब आप लगाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आम आदमी को सहूलतें दीजिए, आम यात्री को सहूलतें दीजिए, जिससे वो समझ सके कि हाँ, रेलवे में नई बात आई है, नया कुछ आया है। केवल कहने से, करने से नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप तो बिल्कुल टाइम पे चलिए।